डियर स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर का टॉपिक आईएमडी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स से संबंधित है। एक संस्था जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा इसी सप्ताह मंगलवार के दिन आईएमडी प्रतिस्पर्धा सूचकांक को जारी किया गया, यानी इसको सिंपल से अंग्रेजी में आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट संस्था द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें अगर देशों की अगर बात की जाए तो इस बार 63 देशों को शामिल किया गया। इसमें अगर पहले स्थान की अगर बात की जाए तो इसमें पहला स्थान सिंगापुर का आया और भारत का स्थान जो पिछले वर्ष था 43 नंबर पर, इस वर्ष भी भारत का स्थान 43 रैंक पर, यानी पिछले वर्ष भी भारत का स्थान 43 रैंक पे और इस बार भी भारत का रैंक 43 रैंक पे ही था। अगर आखिरी स्थान की बात की जाए तो आखिरी स्थान पर वेनेजुएला है और पूरे देशों की संख्या यानी जो सभी देशों की रैंकिंग आ रही है ये कुल 63 देशों की सापेक्ष ये देशों का रैंकिंग आ रहा है। अगर इसमें शीर्ष देशों की अगर बात की जाए तो इसमें शीर्ष देश पर नंबर 1 पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर नीदरलैंड, पांचवें पर है हांगकांग। ये शीर्ष 5 देश हैं। देखिए, आपको शीर्ष एक देश से नहीं, आपको शीर्ष कम से कम 4 से 5 देशों को याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार सिंगापुर ऊपर का ऑप्शन हटा कर नीचे इनमें डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और हांगकांग में पूछ देगा कि शीर्ष कौन सा देश है इस सूचकांक में, तो आपको वहाँ पे डेनमार्क करना पड़ेगा। तो एग्जाम में इसको कब घुमा कर पूछा सकता है, इसलिए आप कम से कम 5 ना याद कर पाए तो कम से कम 3 तो जरूर याद कर लें, सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार घुमा के भी पूछता है। इसमें अगर निम्न रैंक की बात की जाए, सबसे निचले स्थान की बात की जाए तो देखिए इसमें 1 2 3 4 लिखा गया, इसको आप ऐसे ना समझें, इसको आप ऐसे समझिए शामिल देशों की संख्या 63 है, तो वेनेजुएला इसमें 63वें नंबर पर है, अर्जेंटीना की अगर बात की जाए तो 62वें नंबर पर, मंगोलिया 60 रैंक पे और क्रोएशिया 59 रैंक पे है, दक्षिण अफ्रीका ये है 60 नंबर पर और दक्षिण अफ्रीका है 59 रैंक पर, इस तरीके से। तो इसको आप ऐसे ऐसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो जैसे अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि ये जो सूचकांक तो पूरा डिटेल पूरे देश के मामले में पूछ देता है, पूरे होल देश में, वहीं कई बार ब्रिक्स देशों में जो शामिल देश होते हैं उनसे भी मिलाकर पूछ देता है। देखिए ब्रिक्स देशों में 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो कई बार इनमें भी पूछ देता है कि इनमें देशों की क्या संख्या है। अगर वहीं ब्राज़ील अगर देश की बात की जाए तो ब्राज़ील का इसमें आएगा 56वें नंबर पर है, जो ब्राज़ील है उसका रैंक है 56 नंबर पे। वहीं रसिया की अगर बात की जाए तो रसिया में यानी रूस है 50वें नंबर पर, इंडिया की मैंने अभी बात की तो इंडिया का नंबर है 43वें नंबर पर, और इस ब्रिक्स में अगर ब्रिक्स ग्रुप में अगर सबसे अच्छी रैंकिंग बात की जाए चाइना है, चाइना का रैंक है 20वें नंबर पर, और वहीं साउथ अफ्रीका अगर बात की जाए सबसे ख़राब रैंक पर आएगा जिसका नाम 59वें नंबर पर, यानी ये ब्रिक्स देशों के रैंकिंग है। अब कई बार देखिए एग्जाम में ये पूछ देगा, एग्जाम में डायरेक्ट ये घुमा के पूछेगा और डायरेक्ट सूचकांक से नहीं पूछेगा, उसमें ये पूछेगा कि ब्रिक्स देशों के ग्रुप में सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छी रैंकिंग किस देश की है, तो आपको कहना पड़ेगा चीन को, और पूछेगा सबसे खराब रैंकिंग किस देश की है तो यहाँ पे आप कहना पड़ेगा 59 नंबर पर साउथ अफ्रीका होगा। यहाँ पे आप वेनेजुएला का नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन की बात की गई, तो इसको आप गौर करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे आपको पता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी इंडेक्स होता है तो वो किसी ना किसी इंडिकेटर्स के आधार पर जारी किया। जैसे आप कोई भी जैसे एग्जाम में आप देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम के तहत कई सारे उसमें विषय होते हैं, तो उन विषयों के आधार पर एक एग्ज़ाम कराया था, तो उसी आधार पर ये जो इंडेक्स होता है ये कई सारे इंडिकेटर्स के आधार पर इसको जारी किया था। देखिए 4 जो ये हैं, ये 4 इंडिकेटर्स ना होकर ये 4 सेक्टर हैं। ये 4 सेक्टर यानी आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा अवसंरचना, तीसरा है शारीरिक दक्षता, सरकारी दक्षता और उसके बाद है व्यावसायिक दक्षता। इन चारों इंडिकेटर, चारों क्षेत्र के आधार, श्रेणियों के आधार पर इसमें जो इंडिकेटर्स की संख्या होती है 235 इंडिकेटर्स के आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो आप इंडिकेटर्स आ जाए तो कभी भी 4 नहीं करेंगे, आप इंडिकेटर्स कितने हो गए 235 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर इसको जारी किया जाता है पूरे सूचकांक को, यानी काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर है। सबको याद तो करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ के बारे में बताया जाता है, जैसे एक इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कि किस देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसी है। उसके बाद से देखा जाता है किसी देश की जीडीपी कैसी है, किसी देश का हेल्थ सेक्टर यानी किसी भी देश की लाइफ एक्सपेक्टेशन कैसी है, कोई भी देश जो है वो एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट करता है ये देखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये देखा है तो उस देश का ग्लोबलाइजेशन कैसा है, उसके बाद ये भी देखा है तो उस देश के अंदर जो करप्शन है वो किस हद तक कायम है और किस देश को उसमें कमी लाई जा रही है। इस तरीके से कुछ इस तरह के फेमस इंडिकेटर्स के आधार पर उसको मानी इस पूरी तरीके से देशों का मूल्यांकन किया जाता है। अगर देखिए इसमें सभी इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए, भारत देखिए जैसे भारत का स्थान गिरा भी नहीं है तो भारत का रैंकिंग बढ़ा भी नहीं, यानी देखिए कुछ
किन किन रैंकिंग की वजह से भारत का स्थान स्थिर है, यानी अच्छा होगा तभी तो भारत की रैंकिंग स्थिर है। जैसे भारत की जीडीपी का मसले देखा जाए तो भारत की रैंकिंग उसी की वजह से स्थिर रही, गिरी नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेशन के मामले में भारत की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, इस वजह से भारत की रैंकिंग नीचे नहीं गई, 43 पे ही कायम है। और लास्ट में ग्लोबलाइजेशन के मामले में भारत की रैंकिंग काफ़ी अच्छी आंकी गई है। तो इन तीनों सेक्टर की वजह से भारत की रैंकिंग का स्थिर होना पाया गया। और अगर भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ तो उसका कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ाना। जैसे पिछली कई सारे मैं वीडियो में आपको बताया कि कई सारे संस्थाओं का आधार बताया जा रहा है कि अलग अलग कई बार कोई संस्था 21, 22, 23 करोड़ लोगों तक भी माना जा रहा है कि लोग बेरोजगारी का शिकार हुए हैं इस पेंडेमिक में, यानी जो भी प्रवासी वापस आए हैं। और वहीं और उसमें ख़राब रैंकिंग वजह क्यों है, तो भारत सरकार द्वारा एजुकेशन के मामले में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम किया जाता है, तो भारत की रैंकिंग में गिरने की वजह, यानी भारत की रैंकिंग बढ़ नहीं रही उसकी वजह ये भी है। और करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग काफ़ी हद तक गड़बड़, इस वजह से भारत की रैंकिंग नहीं बढ़ी है। तो थोड़ा सा इसको सबको थोड़ा अलग अलग मैंने आपको बता दिया किस वजह से भारत की रैंकिंग स्थिर भी यानी गिरी नहीं, और किन किन वजहों से भारत की रैंकिंग बढ़ी भी नहीं, वो कारण मैंने दोनों आपको कारण बता दिए। अब सबको थोड़ा सभी जो मैंने कुछ नाम लिए उनको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए जीडीपी का यहाँ पे मतलब होता है, जीडीपी का यहाँ सिंपल सा मतलब हो जाएगा, जीडीपी के मामले में डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये होता है किसी भी देश के अंदर उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसे अब जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेशन का हिंदी में मतलब होता है जिसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है किसी भी देश में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो औसत आयु होती है उसे आप कहते हैं जीवन प्रत्याशा। आप समझिए, जो इसके 2017 में जो 2017 और यानी 17 और 18 की जो स्टार्टिंग में भारत की जो जीवन प्रत्याशा जो लोगों की जो औसत आयु थी वो थी 67.9 वर्ष, और उसके एक साल के बाद भारत की जो रैंकिंग आई यानी भारत का जो जीवन प्रत्याशा में सुधार किया गया उसमें भारत की वर्तमान में जो है 68.8 ईयर है भारत की जीवन प्रत्याशा, यानी पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भारत की जो इसमें जो जीवन प्रत्याशा में काफ़ी सुधार हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट मामले में बताया गया कि भारत सरकार इन्वेस्टमेंट मामले में काफ़ी कम किया थी अन्य देशों के अपेक्षा। अगर जैसे एग्जांपल के लिए नार्वे को अगर लिया जाए तो नार्वे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य में वहाँ के देश अपनी जीडीपी का 35% तक वो पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है। वो भारत में ऐसा नहीं कर रही, तो भारत को ऐसा करना चाहिए। अगर वहीं देखिए करप्शन की अगर बात की जाए तो करप्शन से रिलेटेड एक और इंडेक्स आता है, इसे कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से कहते हैं CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। एक संस्था जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया था। इसमें जो भारत के स्थान इस बार जो की गई थी 2019 में, भारत की रैंकिंग थी 80 नंबर पर। तो काफ़ी भारत की स्थिति करप्शन के मामले में काफ़ी ख़राब है, आप तब देख सकते हैं। तो मैंने आपको सभी बताया, इसको थोड़ा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए ये कुल मिलाकर 4 क्षेत्र हुए और कुल मिलाकर 235 इंडिकेटर्स हुए, तो इसको याद रखिएगा। वहीं अगर देखिए थोड़ा बात कर लिया जाए कि ये जो IMD संस्था क्या है, ये जो दस मैं बात जिक्र कर रहा हूँ कि IMD, देखिए IMD का मतलब IMD का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। समझिए IMD का मतलब हुआ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसका संस्था का पूरा नाम है। ये एक वहाँ का प्राइवेट स्कूल है जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी, और इसके चेयरमैन इस समय जो वर्तमान जो चेयरमैन है उनका नाम है माइकल डी मेयर। और ये जो स्कूल है ये स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत प्रसिद्ध स्कूल है। वहाँ का एक जगह है जिसका नाम है वाउड एक जगह है स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो इसको आप याद रखिएगा, आपको काफ़ी काम देगा। अब आज जानते हैं कि आज कुल मिलाकर आज योग दिवस है, पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देखिए हर वर्ष आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 21 जून आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है और हर बार एग्जाम में देखा गया है कि इस रिलेटेड जो थीम होती है वो उसको जरूर पूछता है। तो इस बार 2020 की जो थीम रखी गई है, इस बार 2020 की थीम रखी गई है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। ठीक है। अब देखिए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून यानी 2014 से इसकी शुरुआत हुई। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की, और उसी वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा को उन्होंने संबोधित किया था। तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई और हर साल इसका थीम बनाया जाता है। तो आप योग को एक दिन ना करके फेसबुक या ट्विटर पर पोस्ट ना करें, उसको पोस्ट भी करें, लेकिन कम से कम इसको अपने जीवन का एक अंग बना लें, क्योंकि एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। इसको आप डेली अपना एक लाइफ की रूटीन बना लें तो काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होगा, और योग करना काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।